दिल्ली सल्तनत इंडिया या इतिहास का एक अहम दौर था, जिसकी शुरुआत 1206 सीई में हुई। मोहम्मद गौरी, अफगानिस्तान के शासक, ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली का रास्ता खोला। जीत के बाद गौरी वापस चला गया और अपने सेनापति कुतुब उद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासन सौंपा। गौरी की मौत के बाद ऐबक ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया और मामलुक यानी स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। दिल्ली राजधानी बनी और यहीं से सुल्तानों ने भारत के बड़े हिस्से पर राज किया। कुतुब उद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने सल्तनत की नींव रखी। वो अपनी दरियादिली के लिए जाना जाता था और उसे लाख बख्श का खिताब मिला, मतलब लाखों का दान देने वाला। ऐबक ने दिल्ली में मशहूर कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। ये ऊंची मीनार एक सूफी संत को डेडिकेट की गई थी। उसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई, जो दिल्ली की शुरुआती मस्जिदों में से एक है। उसका राज छोटा था क्योंकि 1210 सीई में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका शुरुआती काम नए राज्य के लिए बहुत जरूरी था। इल्तुतमिश, जो एक छोटी सी पावर स्ट्रगल के बाद ऐबक का जैनशीन बना, उसे दिल्ली सल्तनत का असली कंसोलिडेटर माना जाता है। वो ऐबक का दामाद और एक पुराना गुलाम था। उसे दुश्मन सरदारों से कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उन पर काबू पा लिया। इल्तुतमिश ने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत किया और दिल्ली को एक शानदार राजधानी बनाया। उसने स्टैंडर्डाइज्ड सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जिटाल। उसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी पूरा करवाया। इंपॉर्टेंटली, उसे अब्बासिद खलीफा से फॉर्मल मान्यता मिली, जिससे इस्लामी दुनिया में उसकी हुकूमत को लेजिटिमेसी मिली। इल्तुतमिश की मौत के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्ताना 1236 सीई में गद्दी पर बैठी। ये एक कमाल की घटना थी क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला मुस्लिम शासक थी। रजिया एक टैलेंटेड और बहादुर शासक थी। वो मर्दों की तरह कपड़े पहनती थी और लड़ाइयों में अपनी फौजों को लीड करती थी, लेकिन उसका राज ज्यादा दिन नहीं चला, सिर्फ 4 साल तक। कई ताकतवर नोबल्स को एक औरत के राज करने से नाराजगी थी और उन्होंने उसके खिलाफ साजिश की। आखिरकार उन्होंने उसे हरा दिया और मार डाला, लेकिन उसका शासन एक अहम चैप्टर बना हुआ है। बाद में खिलजी डायनेस्टी का अलाउद्दीन खिलजी सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक है। उसने 1296 से 1316 सीई तक राज किया। उसने सल्तनत के इलाकों को साउथ इंडिया में काफी अंदर तक फैलाया। अलाउद्दीन ने अहम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जिसमें कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मार्केट कंट्रोल्स भी शामिल थे। उसने एक बड़ी और मजबूत स्टैंडिंग आर्मी रखी, जिसे वो कैश में तनख्वाह देता था। उसकी फौजों ने कई भयानक मंगोल हमलों को नाकाम किया। एक और मशहूर सुल्तान तुगलक डायनेस्टी का मोहम्मद बिन तुगलक। वो अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता था, जैसे राजधानी को दौलताबाद ले जाना। हालांकि इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स में मुश्किलें आईं। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन सुल्तान के हाथ में था। सुल्तान के पास सबसे ज्यादा पॉलिटिकल, मिलिट्री और जुडिशियल पावर होती थी। उसकी मदद के लिए मिनिस्टर्स की एक काउंसिल होती थी, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालती थी। जैसे वजीर प्राइम मिनिस्टर की तरह होता था और फाइनेंस और रेवेन्यू का काम देखता था। साम्राज्य को आईक्यूटीएस नाम के प्रोविंसेस में बांटा गया था। ये आईकीटास मिलिट्री कमांडर्स या नोबल्स को दिए जाते थे, जिन्हें इकीटाडर्स या मुक्टिस कहा जाता था। उनका काम रेवेन्यू जमा करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर सुल्तान को सैनिक देना था। इस सिस्टम से विशाल साम्राज्य को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद मिली। सल्तनत के लिए एक मजबूत और वेल इक्विप्ड आर्मी बहुत जरूरी थी। बाहरी खतरों, खासकर मंगोलों से बचाव के लिए इसकी जरूरत थी। आर्मी ने साम्राज्य को फैलाने और अंदरूनी बगावतों को कंट्रोल करने में भी मदद की। कैवलरी यानी घुड़सवार सैनिक मिलिट्री ताकत की रीढ़ की हड्डी थे। अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने एक बड़ी परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखने का खास ध्यान रखा। उसने घोड़ों को दागने का सिस्टम शुरू किया, जिसे दाग कहते थे, और सैनिकों का हुलिया रखने का, जिसे चेहरा कहते थे। इससे करप्शन रुका और एफिशिएंसी पक्की हुई। उसने सैनिकों को रेगुलरली कैश में तनख्वाह देना भी शुरू किया। सल्तनत के दौर में एक यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर का विकास हुआ। यह खास तौर पर आर्ट और आर्किटेक्चर में दिखाई देता था। शासकों ने शानदार मस्जिदें, मकबरे, मीनारें और किले बनवाए। इन इमारतों में इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का मेल था। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा इसके मशहूर एग्जाम्पल्स हैं। डेकोरेशन के लिए कैलीग्राफी
और बारीक जियोमेट्रिक और फ्लोरल पैटर्न्स का खूब इस्तेमाल होता था। म्यूजिक भी खूब फला फूला, नए इंस्ट्रूमेंट्स और स्टाइल्स सामने आए। मशहूर शायर अमीर खुसरो ने इस दौर में लिटरेचर और म्यूजिक में बहुत बड़ा योगदान दिया। दिल्ली सल्तनत के समय समाज डिवर्स था। इसमें अलग अलग धर्मों और कल्चरल बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ रहते थे। हालांकि फारसी दरबार और एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, रीजनल भाषाएं भी डेवलप होती रही। एक नई जबान उर्दू, फारसी और यहाँ की देसी बोलियों के मेल से उभरने लगी। इस समय भक्ति और सूफी आंदोलन काफी पॉपुलर हुए। दोनों ट्रेडिशंस के सांटों और मिस्टिक्स ने प्यार, भक्ति और सामाजिक एकता का संदेश दिया। ट्रेड और कॉमर्स खूब बढ़ा, जिससे भारत दुनिया के दूसरे हिस्सों से जुड़ा। शहरी केंद्रों में नए क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुए। दिल्ली सल्तनत का पतन तुगलक डायनेस्टी के बाद शुरू हुआ। इसे कमजोर करने में कई फैक्टर्स का हाथ था। एक बड़ा कारण ताकतवर नोबल्स का उभरना था। कई प्रोविंशियल गवर्नर्स या आइक्टडर्स बहुत ताकतवर हो गए और अपनी आजादी जताने लगे। वो अक्सर सुल्तान की सेंट्रल अथॉरिटी के खिलाफ बगावत कर देते थे। इससे साम्राज्य के अंदरूनी झगड़े और इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। साम्राज्य का इतना बड़ा होना भी एक अकेले शासक के लिए दूर के प्रोविंसेस पर इफेक्टिव कंट्रोल रखना मुश्किल बनाता था। इन अंदरूनी फूट ने धीरे धीरे सल्तनत की ताकत को कमजोर कर दिया। बाहरी हमलों ने सल्तनत के पतन को और तेज कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला हमला तैमूर का था, जिसे टैमरलेन भी कहते हैं। 1398 सीई में तैमूर सेंट्रल एशिया का एक टर्को मंगोल हमलावर था। उसकी फौज ने भारत में घुसकर दिल्ली शहर को बेरहमी से लूटा। उन्होंने भारी तबाही मचाई और बहुत सारा धन लूट कर ले गए। इस हमले ने तुगलक डायनेस्टी और पूरी सल्तनत को गहरा सदमा पहुंचाया। दिल्ली के सुल्तानों का दबदबा बहुत कम हो गया और सल्तनत अपनी पुरानी ताकत या इज्जत कभी पूरी तरह वापस नहीं पा सकी। दूसरे फैक्टर्स ने भी सल्तनत के पतन में भूमिका निभाई। मजबूत शासकों के बाद अक्सर कमजोर और नाकाबिल जानशीन आए। इससे गद्दी के लिए अलग अलग दावेदारों के बीच अक्सर झगड़े और सिविल वॉर्स होने लगे। ऐसे झगड़ों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और कमजोर कर दिया। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और बड़ी फौज रखने के भारी खर्चे ने भी खजाने पर बोझ डाला। लोदी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली आखिरी डायनेस्टी थी। उनके शासन को अंदरूनी बगावतों और बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ा। आखिरकार आखिरी लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। अपने आखिर में पतन के बावजूद दिल्ली सल्तनत ने एक अहम ऐतिहासिक विरासत छोड़ी। इसने 3 सदियों से ज्यादा वक्त तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। इस दौरान इसने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया, जिसने बाद के शासकों, जिसमें मुगल भी शामिल हैं, को इन्फ्लुएंस किया। सल्तनत ने इंडियन और इस्लामिक ट्रेडिशंस को मिलाकर एक रिच कल्चरल सिंथेसिस को बढ़ावा दिया। ये मेल आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और लिटरेचर में दिखता है। इसने नई जबानों के डेवलपमेंट में योगदान दिया और नए धार्मिक विचारों को फैलाने में मदद की। इसलिए दिल्ली सल्तनत ने भारत के मध्यकालीन इतिहास को शक्ल देने और आने वाले साम्राज्यों के लिए मंच तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई।